राजा उग्रसेन की रानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कहते हैं कि वे नागलोक से आई थी। क्या सच में? लेकिन राजा ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। नागिनी यह सुनकर चौंक गई। क्या उसकी माता वास्तव में नागलोक से आई थी? क्या उसके अंदर नागवंश का रक्त बह रहा था? उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता नागिनी। तुम्हारी शक्ति मेरी होगी। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करूंगी, तुम्हारी तरह बुराई के लिए नहीं। नागिनी ने अपनी नाग शक्ति का उपयोग किया और महल में फैले अंधेरे को दूर किया। उसने अपनी आंखों से एक प्रचंड अग्नि निकाली, जिसे तांत्रिक पीछे हटने पर मजबूर हो गया। बहुत समय पहले नागलोक और मनुष्य लोक के बीच उग्रसेन नामक राजा का एक शक्तिशाली राज्य था। उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा रहस्य था। उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी नागिनी आधी मनुष्य और आधी नागिन थी। राजा अग्रसेन अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके जन्म से ही ये रहस्य बना रहा कि वो पूरी तरह मनुष्य नहीं थी। वो जब भी क्रोधित होती या भावनाओं में बह जाती, उसके हाथों और पैरों पर नागिन के चिन्ह उभर जाते। उसकी आंखें नीली चमकने लगती और कभी कभी उसकी जुबान भी दोहरी हो जाती। राजन, इसे जनता से छुपाना होगा। यदि लोग जान गए कि राजकुमारी नागवंशी है तो वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ये उसकी पहचान है। मैं अपनी बेटी को छुपाकर नहीं रख सकता। राजन, ये आपके राज्य की भलाई के लिए आवश्यक है। लोग नागों से भयभीत होते हैं, वे इसे अपशकुन मान सकते हैं। राजा उग्रसेन ने अपनी बेटी को महल के अंदर ही रखने का निर्णय लिया, ताकि कोई उसकी वास्तविकता ना जान सके। महल के बाहर कोई नहीं जानता था कि राजकुमारी नागिनी का अस्तित्व कैसा था। उन्होंने महल में विशेष कक्ष बनवाया, जहां नागिनी सुरक्षित रह सके। परंतु राजकुमारी नागिनी को अपने सच की तलाश थी। वो महल की चार दीवारी से बाहर निकलना चाहती थी। मैं कौन हूँ? क्यों मुझे बाकी राजकुमारियों की तरह महल के बाहर जाने की अनुमति नहीं है? पिताजी मुझसे क्या छिपा रहे हैं? राजकुमारी के मन में सवालों की झड़ी लगी रहती। वो अपने कमरे से निकलकर महल के अन्य हिस्सों में घूमने लगी। एक दिन जब वो महल के बगीचे में थी, उसने एक सैनिक को अपनी माता के बारे में बात करते सुना। राजा उग्रसेन की रानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कहते हैं कि वे नागलोक से आई थी। क्या सच में? लेकिन राजा ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। नागिनी यह सुनकर चौंक गई। क्या उसकी माता वास्तव में नागलोक से आई थी? क्या उसके अंदर नागवंश का रक्त बह रहा था? उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। एक दिन राजकुमारी नागिनी महल से बाहर निकलने की जिद करने लगी। राजा उग्रसेन मजबूर होकर उसे पहली बार राज दरबार में लाए। पिताजी, मैं हमेशा अंधेरे में क्यों रहती हूँ? मुझे अपने अस्तित्व को जानना है। बेटी, तुम्हारी रक्षा के लिए ये आवश्यक है। दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाएगी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पड़ोसी राज्य के युवराज अर्जुन, जो वीर और बुद्धिमान थे, राजमहल आए। उन्होंने पहली बार नागिनी को देखा। राजकुमारी, आपकी आंखों में रहस्य और सत्य दोनों छिपे हैं। मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। नागिनी को अर्जुन का व्यवहार अच्छा लगा, लेकिन इस बीच एक और खतरा मंडराने लगा। राज्य के महामंत्री, जो राजा उग्रसेन के सिंहासन पर काबिज होना चाहते थे, नागिनी के रहस्य को उजागर करने की योजना बना रहे थे। अगर मैं नागिनी के नागवंश का सच सबके सामने ला दूं, तो जनता राजा को हटाने के लिए मजबूर हो जाएगी। राजमहल के भीतर षड्यंत्र रचा जाने लगा। दूसरी ओर अर्जुन ने नागिनी से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अर्जुन, क्या तुम मुझे वैसे ही स्वीकार करोगे जैसे मैं हूँ? सौंदर्य आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता है। राजकुमारी,
मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है। इसी बीच महामंत्री शत्रुघ्न ने महल के दरबार में नागिनी की असलियत का पर्दाफाश करने का षड्यंत्र रच डाला। अब प्रश्न था, क्या अर्जुन और राजा उग्रसेन नागिनी को इस षड्यंत्र से बचा पाएंगे? इसी दौरान अग्निदेव तांत्रिक, जो नागवंश की शक्ति पर कब्जा करना चाहता था, महल में अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। जब उसे नागिनी के अस्तित्व का पता चला तो उसने राजा उग्रसेन के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। अगर मैं राजकुमारी को अपने वश में कर लूं, तो मुझे असीम शक्ति मिल सकती है। अग्निदेव ने महल में एक जासूस भेजा, जो मंत्री भास्कर के रूप में छिपकर महल में प्रवेश कर चुका था। वो राजा की हर गतिविधि पर नजर रखता था। एक रात अग्निदेव ने अपने जादू से महल में अंधेरा फैला दिया और नागिनी का अपहरण करने की कोशिश की। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता नागिनी, तुम्हारी शक्ति मेरी होगी। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करूंगी, तुम्हारी तरह बुराई के लिए नहीं। नागिनी ने अपनी नाग शक्ति का उपयोग किया और महल में फैले अंधेरे को दूर किया। उसने अपनी आंखों से एक प्रचंड अग्नि निकाली, जिसे तांत्रिक पीछे हटने पर मजबूर हो गया। तांत्रिक भाग गया, लेकिन वो फिर से हमला करने की योजना बनाने लगा। अब नागिनी को न केवल अपने अस्तित्व की सच्चाई को स्वीकार करना था, बल्कि अपने राज्य और परिवार की रक्षा भी करनी थी। नागिनी अब अपने अस्तित्व के बारे में अधिक जानना चाहती थी। महल की सीमाओं में रह के उसने जितना जाना वो अधूरा था। उसे अपने असली स्वरूप और शक्तियों की समझ पानी थी। उसने सुना था कि गुरु वासुदेव, जो सत्य और आध्यात्म के ज्ञानी थे, दूर जंगल में एक आश्रम चलाते थे। उन्होंने कई राजाओं और योद्धाओं को मार्गदर्शन दिया था। नागिनी ने ठान लिया वो गुरु वासुदेव के पास जाएगी और अपने अस्तित्व की गुत्थी सुलझाएगी। पिताजी, मैं गुरु वासुदेव के पास जाना चाहती हूँ। बेटी, वो यात्रा इतना आसान नहीं है। जंगल में अनेकों खतरे हैं। लेकिन मैं ये यात्रा किए बिना खुद को नहीं जान सकती। मुझे जाना ही होगा। राजा उग्रसेन ने आखिरकार उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए और कुछ सैनिकों के साथ उसे यात्रा की अनुमति दे दी। नागिनी जंगल की ओर बढ़ी। रास्ते में कई कठिनाइयां आई। घना जंगल, हिंसक जानवर और अचानक आए तूफानों ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन हर बार उसकी नाग शक्ति ने उसकी रक्षा की। जब वो गुरु वासुदेव के आश्रम पहुंची, तो वहां का शांत वातावरण और गुरु जी की उपस्थिति ने उसे अद्भुत शांति दी। बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और क्यों आई हो। तुम्हारे मन में प्रश्न है और तुम्हें उत्तर चाहिए। हाँ गुरुजी, मैं आधी मनुष्य हूँ और आधी नागिन। लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा खुद का अस्तित्व ही मुझे पराया लगता है। मैं कौन हूँ? तुम वो हो जो खुद को बनाना चाहती हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है, ना कि तुम्हारा जन्म। तुम केवल एक शरीर ही नहीं, तुम एक आत्मा हो जो सत्य की खोज कर रही है। गुरु वासुदेव ने उसे ध्यान और आत्मचिंतन का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि दुनिया केवल बाहरी स्वरूप पर ध्यान देती है, लेकिन असली पहचान हमारे कर्मों और विचारों से बनती है। नागिनी ने गुरु वासुदेव की शिक्षा को आत्मसात किया। उसने तय किया वो अपनी शक्ति का उपयोग केवल न्याय और भलाई के लिए करेगी, ना कि किसी को डराने या स्वयं को छिपाने के लिए। अब मैं समझ गई गुरुजी, मेरे जन्म से अधिक महत्वपूर्ण मेरे कर्म हैं। मैं खुद को स्वीकार करती हूँ और अब मैं अपने राज्य को भी यही सिखाऊंगी। जाओ बेटी, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है। सत्य को अपनाने का साहस सभी में नहीं होता। तुम अलग हो क्योंकि तुमने इसे अपनाया है। राजकुमारी नागिनी ने अब अपने मन के डर को त्याग दिया था। वो आत्मविश्वास से भर चुकी थी। वो महल लौटने के लिए तैयार थी, लेकिन अब वो केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक सशक्त योद्धा थी जो अपने भाग्य को खुद लिखना चाहती थी।
वहीं महल पर संकट के बादल छा चुके थे। तांत्रिक अग्निदेव ने अपनी काली शक्तियों से पूरे नगर में अराजकता फैला दी थी। उसकी सेना महल के द्वार पर आ खड़ी हुई थी। राजा उग्रसेन और उनके योद्धा युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन वे जानते थे असली लड़ाई केवल तलवारों से नहीं बल्कि नागिनी की शक्ति से जीती जा सकती थी। नागिनी को भी एहसास हो गया था कि अब समय आ गया है जब उसे अपनी पहचान को स्वीकार करके अपने लोगों की रक्षा करनी होगी। बेटी, ये युद्ध सिर्फ महल का राज की रक्षा के लिए नहीं है, ये तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करने की परीक्षा भी है। पिताजी, अब मैं कोई भय नहीं रखती। मैं अपने कर्मों से सिद्ध करूंगी कि मैं इस राज्य की असली रक्षक हूँ। महल के प्रांगण में तांत्रिक अग्निदेव ने अपने सैनिकों के साथ प्रवेश किया। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। वो जानता था अगर उसने नागिनी की शक्ति पर कब्जा कर लिया तो वो अमर हो जाएगा। उसने एक काले जादू का चक्र बनाकर राजकुमारी को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन नागिनी अब डरी हुई नहीं थी। अगर तुम मुझे अपनी शक्तियां सौंप दोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को जीवित छोड़ दूंगा। सोच लो, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मैं अपनी शक्तियां अच्छाई के लिए इस्तेमाल करूंगी, किसी दुष्ट के लिए नहीं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने लोगों को धोखा दूंगी? इतना कहकर नागिनी ने अपनी नाग शक्ति को जागृत किया। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसकी आंखों में सर्पों की जैसी चमक आ गई। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से हमला किया, लेकिन नागिनी ने अपनी शक्ति से उसे विफल कर दिया। उसने अपने नाग रूप धारण कर लिया और अपने फन से तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न किया। इस प्रकाश ने तांत्रिक के काले जादू को ही समाप्त कर दिया। ये कैसे संभव है? मेरी शक्तियां बेअसर कैसे हो सकती है? क्योंकि बुराई कभी भी सच्चाई और अच्छाई पर विजय नहीं पा सकती। ये शक्ति केवल मेरी नहीं, इस पूरे राज्य के विश्वास और न्याय की शक्ति है। नागिनी ने एक तेज झटके से अपनी शक्ति का उपयोग करके तांत्रिक को हवा में उछाल दिया और फिर बिजली की गति से उस पर प्रहार किया। तांत्रिक चीखते हुए जलने लगा। उसकी काली शक्तियां उसे छोड़कर समाप्त हो गई और वो वहीं राख में बदल गया। उसकी सेना जो उसकी शक्ति से बंधी हुई थी, देखते ही देखते भाग खड़ी हुई। महल में सभी ने जय घोष किया। राजा उग्रसेन ने गर्व से अपनी बेटी को गले लगाया। आज तुमने ये साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति आत्म स्वीकृति और न्याय में होती है। तुम न केवल मेरी बेटी हो बल्कि इस राज्य के सबसे बड़ी रक्षक भी हो। अब मैं जानती हूँ मेरी पहचान क्या है। मैं नागवंश की हूँ, मैं इस राज्य की हूँ और मैं हर उस बुराई के खिलाफ खड़ी रहूंगी जो निर्दोषों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। उस दिन के बाद राजकुमारी नागिनी को पूरे राज्य में एक महान योद्धा के रूप में जाना जाने लगा। वो अब अपने नाग रूप को छुपाने की बजाय गर्व से स्वीकारने लगी। राजा उग्रसेन ने घोषणा की, नागिनी ही उनकी उत्तराधिकारी होगी। राज्य में खुशहाली लौट आई और एक नई कहानी जन्मी। एक ऐसी कहानी जो ये बताती थी सच्ची पहचान किसी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से बनती है। राजमहल के प्रांगण में सूरज की पहली किरणें पड़ रही थी। युद्ध समाप्त हो चुका था और चारों ओर शांति का माहौल था। पूरे राज्य में इस बात की चर्चा थी कि उनकी राजकुमारी आधी नागिन और आधी मनुष्य थी। कुछ लोग अब भी भयभीत थे, लेकिन अधिकतर लोग इस सत्य को स्वीकार करने लगे थे कि नागिनी ने अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छाई के लिए किया था। उसने न केवल अपने राज्य को बचाया बल्कि ये भी साबित किया शक्ति का सही उपयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेरी बेटी ने साबित कर दिया है कि पहचान जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से बनती है। मैंने सालों तक इस दुनिया से छुपाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरी बेटी ही इस राज्य की असली रक्षक है। राजा की इन बातों को सुनकर प्रजा भावुक हो उठी। लोग जो पहले डर रहे थे अब गर्व से राजकुमारी नागिनी की जय जयकार करने लगे। महल के द्वार के बाहर खड़े गांव वाले एक साथ बोल उठे,
राजकुमारी नागिनी की जय, हमारी रक्षक की जय। नागिनी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। वो समझ चुकी थी वर्षों से जिस सच को वो डर से छुपाती आई, वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। अब वो खुद को छिपाने की जरूरत महसूस नहीं करती थी। मैं अब डर कर नहीं जीऊंगी। मैं अपने होने पर गर्व करती हूँ। अब मैं अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ न्याय और अच्छाई के लिए ही करूंगी। इसके बाद राजा उग्रसेन ने घोषणा की, नागिनी अब राज्य की उत्तराधिकारी होगी। ये सुनकर सभी दरबारी और मंत्री भी सहमत हो गए। उन्होंने देखा था कि नागिनी में साहस, समझदारी और न्याय की भावना थी। महामंत्री शत्रुघ्न, जो राजकुमारी का रहस्य उजागर करके प्रजा को राजा के खिलाफ भड़काना चाहता था, राज सिंहासन पर खुद बैठना चाहता था, उसका सपना सपना ही रह गया। उसके पास राजा से सहमत होने के अलावा और दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। राजन, राजकुमारी नागिनी योग्य उत्तराधिकारी है। उन्होंने अपनी शक्ति से राज्य को बचाया और अपनी बुद्धिमानी से सबका विश्वास जीता। हमें उन पर पूरा भरोसा है। इस निर्णय के बाद राज्य में एक नए युग की शुरुआत हुई। लोग नागिनी को अब केवल राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक महान योद्धा और नायक के रूप में देखने लगे। वो अब महल में बंद रहने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि खुले आकाश के नीचे अपनी पहचान के साथ गर्व से खड़ी थी। राजकुमारी, आपने जो किया वो केवल एक योद्धा ही कर सकता है। आपने साबित कर दिया कि असली ताकत बाहरी रूप में नहीं, बल्कि दिल और आत्मा में होती है। धन्यवाद अर्जुन। अब मैं खुद को पहले से ज्यादा स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ। राज्य में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। पूरे राज्य में रोशनी की गई। नाच गाते हुए लोग खुशियां मनाने लगे। गांव वाले जो कभी नागिनी को अजीब निगाहों से देखते थे, अब उसे प्यार और सम्मान देने लगे। अब नागिनी न केवल राजकुमारी थी, बल्कि एक प्रेरणा थी। उसकी कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। एक ऐसी कहानी जो ये सिखाती थी, इंसान को अपनी सच्ची पहचान अपनाने से डरना नहीं चाहिए। और इस प्रकार एक नई सुबह की शुरुआत हुई, जहां नागिनी ने अपने भाग्य को खुद लिखा, निडर होकर, गर्व के साथ। कहानी से सीख, पहचान जन्म से नहीं कर्म से बनती है। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। डर को हराकर खुद पर विश्वास रखना सबसे बड़ी शक्ति है।